यूपीपीसीएस मेंस 2025 का एग्जाम अब बहुत निकट है। उसी के लिए सभी पेपरों की एक फैक्ट शीट, जो 1 से 6 तक पेपर हैं, उन सभी की फैक्ट शीट तैयार की है। तो अभी तक पेपर 6, 5 और पेपर 1 की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है, जिसमें आपको एग्जाम से जो रिलेटेड डाटा है, तथ्य हैं, उदाहरण हैं, वो एक ही जगह कलेक्शन टॉपिक वाइज यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको डिजाइन किया गया है। ये उसी की क्लास है। आज जो हमारा सेशन है वह पेपर जीएस पेपर 2 का है, जिसके अंतर्गत शासन, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले टॉपिक इंक्लूड है। इसमें सभी ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। पिछले एक साल यानी कि 2025 का सारा जो डाटा है करंट अफेयर से संबंधित, वो सारा इसमें इंक्लूड है। पेपर सेकंड में अभी तक जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं और जो आने की जिनकी इस बार सबसे ज़्यादा प्रायिकता है, वे टॉपिक इस प्रकार है। संविधान की विशेषताओं से अब तक 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संविधान के जो प्रावधान है यानी कि आर्टिकल्स पे 4 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। संघवाद 5 क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा संघवाद पे आए हैं। फाइनेंस कमीशन पर 4 आए हैं। एडीआर पर 2 आए हैं। राज्यसभा पर 2 आए हैं। संसदीय समिति पर भी 2 आए हैं। प्रधानमंत्री पर 2 आए हैं। न्यायिक सक्रियता पर 2 क्वेश्चन बने हैं अभी तक। कैग पर 2 बने हैं। इलेक्शन कमीशन पर 2 बने हैं। नीति आयोग पर 3 क्वेश्चन बने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर सबसे अधिक 4 क्वेश्चन बने हैं। एनजीओ पर 3 बने हैं। ई गवर्नेंस पर 2 बने हैं और सिटीजन चार्टर पर 3 क्वेश्चन बने हैं। आईसीटी पर 2 क्वेश्चन बने हैं। दिव्यांग जन जो हमारा सोशल जस्टिस है, उस पर 2 क्वेश्चन आए हैं। गरीबी और भूखमरी पर कभी इनको अलग अलग और कभी मिलाकर पूछता है। सबसे अधिक 5 क्वेश्चन आए हैं। आईआर की बात करें, भारत नेपाल संबंध पर अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारत चीन संबंध पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। G20 पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एनआरआई जो है उन पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और WHO पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वर्ष यानी कि जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं 2025 का, उसके लिए इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनकी आने की प्रायिकता है, इस जो एनालिसिस क्या है पिछले 6-7 वर्षों के क्वेश्चन का, संविधान की विशेषता, संसद के प्रमुख प्रावधान यानी कि अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, इस तरह से। फाइनेंस कमीशन, राज्यसभा, संसदीय समिति, प्रधानमंत्री, न्यायिक सक्रियता, कैग 2021 के बाद नहीं आया तो कैग की पूछे जाने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन 2024 में भी आया, इस बार भी आने की संभावना है। नीति आयोग भी इसी तरह से। एनजीओ 2022 के बाद अभी तक नहीं आया, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार आ रहा है, तो एनजीओ इस बार आने की पूरी संभावना है। ई गवर्नेंस 2020 के बाद नहीं आया, जबकि ई गवर्नेंस में पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ हो चुका है, तो ई गवर्नेंस भी आ सकता है। सिटीजन चार्टर 2023 के बाद अभी तक नहीं आया, तो सिटीजन चार्टर भी आ सकता है। और आईसीटी ये भी 2023 के बाद नहीं आया, इसकी भी आने की संभावना है। गरीबी और भुखमरी का जो टॉपिक है, ये 2024 में इससे 2 क्वेश्चन आए, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। आईआर की बात की जाए तो इंडिया नेपाल पर संबंधों में फिर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था। इसी तरह से बांग्लादेश पर क्वेश्चन बन सकता है, चीन पर भी बन सकता है। और इजराइल और ईरान जो संकट है, ईरान और यूएसए संकट है, यूएसए और वेनेजुएला जो संकट है, यूएनओ पर क्वेश्चन बन सकता है। यूएनओ की भूमिका लगातार गिरती जा रही है। ब्रिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है। WTO पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी ट्रेड डील हो रही है और ट्रेड डील 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यूरोपीय संघ के साथ जो ट्रेड डील हुई भारत की, और एक जो यूएसए के साथ हुई। ये एक तरह से क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है फैक्ट शीट। हम पेपर सेकंड की सभी फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो जैसे आपने अपना प्रश्न लिखा, कोई भी प्रश्न लिखा, एनजीओ पे प्रश्न लिखा, एनजीओ के सकारात्मक क्या है, तो सकारात्मक अगर आपने कोई बिंदु बताया, यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर अपना कोई बिंदु बताया फैक्ट, तो उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद
फिर बताएंगे एक उदाहरण, और उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको फैक्ट रख देंगे जो यहाँ पर टेबल में आपको बताया जाएगा। इसी तरह से, क्योंकि आप जानते हैं एक 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक 8 नंबर का। 12 नंबर में लगभग 12 पॉइंट होने चाहिए और 8 में भी कम से कम 8 पॉइंट आपके होने चाहिए। जब आप 12 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखेंगे तो उनके साथ उतने ही उदाहरण होने चाहिए आपके। तो यदि आप ऐसा करते तो डेफिनेटली आपके प्रत्येक पेपर में 10 से 15 अंक बढ़ जाएंगे और ओवरऑल आपके 50 से 60 अंक उम्मीदें ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम पहले भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे और उसमें 2024 और 25 का जो भी घटनाक्रम है उसके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए। इंडियन पॉलिटी पेपर 2 यहाँ पर जिसे वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 आई है, जिसमें क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे खराब निरंकुशतावादियों में से एक है, यानी कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत का जो लोकतंत्र है उसमें कमी आई है। संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, और क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं, हमारा संविधान लचीला है। संविधान संशोधन हुआ था 2023 में, तो संविधान संशोधन पे क्वेश्चन आ सकता है, नारी शक्ति अधिनियम पे भी आ सकता है। क्यों है लचीलापन? क्योंकि इसमें अब तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जबकि अमेरिका का संविधान 200 वर्षों से भी अधिक है, उसमें केवल अब तक 27 संविधान संशोधन ही किए जा चुके हैं। यानी कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। जैसे अमेरिका का संविधान अत्यधिक कठोर है और ब्रिटेन का संविधान अत्यधिक लचीला है, भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। मूल ढांचे का जो प्रश्न है इस पे अब तक एक प्रश्न आया है यूपीपीसीएस में, और यह है 24 अप्रैल 1973 को मूल संरचना का वो दिया गया था कंसेप्ट। आगे देखते हैं। शरणार्थी सामाजिक न्याय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें देखते क्या है। वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार संस्था है उसके अनुसार 2 लाख शरणार्थी है। गैर मान्यता प्राप्त 20 मिलियन से अधिक है। भारत की बात की जा रही, भारत में कितने शरणार्थी है, और अधिकतर शरणार्थी भारत में बांग्लादेश से है। आंतरिक विस्थापन 5 लाख से अधिक लोग भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित है, जिनमें से कश्मीरी पंडित 3 लाख है। रोहिंग्या की संख्या भारत में 22,000 है, क्योंकि अभी जो SCIR हो रहा है तो उसके भी आने की संभावना है। आरक्षण इंदिरा साहनी ने 1992 में जब आया तो उसने आरक्षण की केवल 50% की सीमा निर्धारित की। इसके ऊपर अगर आरक्षण कोई होता है तो वो मतलब संवैधानिक दृष्टि से अवैध होगा। जैसे ओबीसी को 27%, SC को 15% और ST को 7.5%। केंद्र में सचिव स्तर पर SC के मात्र 4% लोग हैं, ST के 4.9% का नगण्य प्रतिनिधित्व, यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में उतनी भी भागीदारी नहीं है। अस्पृश्यता 38% सरकारी स्कूलों में दलित छात्रों को अलग से भोजन करना पड़ता है, ये अस्पृश्यता है। तो अभी भी हम लोकतंत्र की दृष्टि से मतलब परिपक्व लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं आ रहे। वैसे तो कोई भी देश परिपक्व लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं है, भेदभाव हर जगह होता ही है, लेकिन हम उस भेदभाव को सही नहीं ठहरा जा सकते। भारत में आपको दिखाना है कि भारत में इस तरह का भेदभाव अभी भी बरकरार है। असमानता वंचना सिर्फ 40% लोगों पर, सिर्फ 1% लोगों पर भारत की 40% संपत्ति है। ये एक्सफॉर्म की रिपोर्ट है, तो आप इस रिपोर्ट का प्रयोग अपने उदाहरण में कर सकते हैं। भूमिहीन 56% ग्रामीण परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है। ये आप डाटा अपने क्वेश्चन को लिखते समय यूज कर सकते हैं। 36% ग्रामीण जनसंख्या अभी कैसी है, निरक्षर है। शारीरिक श्रम 5.37 करोड़ परिवार भूमिहीन और श्रम पर निर्भर है, यानी कि वे मजदूरी पर निर्भर है, मजदूरी करके ही वो अर्न करते हैं। जैसे किसी के पास अपना बिजनेस है, खेती है, नौकरी है सरकारी, लेकिन 5 करोड़ से अधिक लोगों के पास केवल अपना श्रम है, श्रम के मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी कि अभी भी 2 लाख के लगभग परिवार इसमें शामिल है, यानी कि जो मैला ढोने से संबंधित प्रक्रिया है।
हमारा ग्रामीण परिवार कितने हैं? 75%। अच्छा, शहरी परिवार कितने हैं? 35% और ग्रामीण कितने हैं? 65%। ये आंकड़े आपको क्वेश्चन लिखते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। अधिकार बनाम राज्य का नियंत्रण, इसमें देखते हैं। लगातार 5 वर्षों से भारत में इंटरनेट शटडाउन की समस्या पर भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। 2024 में 10वें वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट आई, लगातार गिरावट आ रही। आर्थिक लागत, यदि इंटरनेट बंद होता है तो इसकी आर्थिक लागत 2 बिलियन का नुकसान होता है। राजद्रोह, 2018 से 22 के बीच में दोष सिद्धि की जो दर है वो 33.3% है और राजद्रोह के मामले 701 आए हैं। निवारक निरोध, 1.1 लाख गिरफ्तारियां हुई। मृत्युदंड, 544 दोषी पाए गए। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें दिखाते हैं कि राज्य का अभी भी कितना नियंत्रण है। संसद और संवाद, संवाद पर सबसे अधिक क्वेश्चन है। अभी तक 5 क्वेश्चन संवाद पे आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो संसदीय है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। 1952 से 1970 के लगभग, जहाँ संसद की बैठक औसतन एक वर्ष में 121 दिन होती थी, वहीं यह घटकर 17वीं लोकसभा में केवल 55 दिन रह गई। समितियों को भेजे गए विधेयक, 16% विधेयक समितियों को भेजे जाते हैं। भारत में 121 मुख्य भाषाएं हैं। 220 भाषाएं पिछले 50 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को हिस्सेदारी कितनी बताई थी? यानी कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बताई थी। राज्यों की उधार सीमा जीडी, यानी कि राज्य अपना जो राज्य का घरेलू उत्पाद होता है उसका केवल 3% हिस्से तक ही उधार ले सकते हैं। निलंबन, शीतकालीन सत्र में 146 सांसद अभी तक निलंबित किए गए। यानी कि एक तरह से जो हमारे सांसद हैं उनको कदाचार के आधार पर या मनमाने तरीके के आधार पर निलंबन किया जाता है, या कभी कभी निलंबन सरकार के मनमाने या मोनोपोली के तहत भी किया जा सकता है। न्यायपालिका में लंबित मामले, सर्वोच्च जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 82,000 मामले लंबित हैं। 5 करोड़ कुल लंबित मामले जनवरी 2025 तक है। यानी कि भारत की जितनी भी वे हैं न्यायपालिकाएं, उसमें 5 करोड़ से अधिक मामले अभी तक लंबित है। उच्च न्यायालयों में 1514 मामले 50 वर्षों से भी लंबित है। देखो कितना लंबा समय, यानी कि 1500 मामले ऐसे जो पिछले 50 वर्षों से लंबित ही चल रहे। तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है। न्यायाधीशों की संख्या, जहां विधि आयोग ने भारत में 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 15%। इससे न्याय में विलंब होता है, देरी होती है और न्याय की लागत भी बढ़ती है। महिला न्यायाधीश कितने हैं? उच्च न्यायालयों में मात्र 11% महिलाएं हैं। जो आधी आबादी है उसका आधा मतलब 50% होना चाहिए, वो भी नहीं है। कितना? 11%। जब तो फिर महिलाओं के प्रति जो संवेदनशील कानून है उनको बनाने या उनकी भूमिका में भी कमी आती है। न्यायिक बुनियादी ढांचे की क्या स्थिति है ये देखते हैं। कोर्ट रूम की कमी, 4200 कोर्ट रूम की कमी है। शौचालय, 26% न्यायालयों में महिलाओं के लिए नहीं है, यानी कि वहां पर शौचालय की, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं है। डिजिटल, केवल 27% में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। समाधान, लोक अदालत, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका उसमें बहुत सारी कमी है, उसके समाधान के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या हो रहे हैं। लोक अदालत एक महत्वपूर्ण है जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम बनेगा। 1.5 करोड़ मामलों को निपटारा किया जा चुका है 2024 तक। फास्ट ट्रैक कोर्ट, वर्तमान में 745 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है। ग्राम न्यायालय, केवल 476 अधिसूचित है, जबकि लक्ष्य कितना है? 2500, यानी कि 500 भी अभी तक पूरे नहीं हुए, जबकि हमारा लक्ष्य है कि ये 2500 होने चाहिए। तो इनसे क्या होगा कि चाहे वो लोक अदालत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है या ग्राम न्यायालय, इनसे स्थानीय स्तर पर समस्या का मतलब कम कीमत पर ही समाधान हो जाएगा, जबकि ऊपरी अदालत का पे भार कम पड़ेगा।
और न्याय भी त्वरित हो जाएगा। न्याय का मूल सिद्धांत क्या है? निष्पक्ष हो, त्वरित हो और वहनीय हो। चुनाव में क्या है? जैसे अपराधीकरण चुनाव का 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 में 40% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले, ये एक बड़ी समस्या है। जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कानून निर्माताओं में शामिल होंगे तो कानून की बनाने की ऐसे ही लचर कानून बनेंगे। 31% पर गंभीर अपराध है जैसे हत्या, अपहरण आदि के। धन 2024 चुनाव में 1.35 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया। क्षेत्रीय दलों का 55% चंदा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ, ये भी एक समस्या है। विधेयक देश भर में 45 विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तो ये हमारे क्या है, जो विधायिका है उसकी शरण हो रहा है यदि उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जाएंगे। स्थानीय स्वशासन, क्योंकि अभी तक ग्रामीण जो पंचायत है उन पर केवल एक क्वेश्चन आया है। स्थानीय स्वशासन के बारे में देखते हैं। स्वयं का राजस्व उनके जीडीपी का कितना है? 0.5%। यहाँ पर ध्यान से रखने की बात है, जो हमारे स्थानीय निकाय है जैसे पंचायत है उनमें 80% तो केंद्र से उनको प्राप्त होता है, 15% राज्यों से अनुदान प्राप्त होता है और 5% उनके स्वयं के राजस्व से प्राप्त होता है स्थानीय निकाय को। तो यही यानी कि जो स्थानीय निकाय उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? फंड की कमी है, यानी कि फंड की कमी है। दूसरी कर्मचारियों की कमी है और प्रक्रियाओं की भी कमी है। वसूली, नगर निगम संपत्ति का केवल 56% वसूल कर पाते हैं। निधि उपयोग, आवंटित धनराशि का केवल 61% ही उपयोग कर पाते हैं। यह कैग ने रिपोर्ट दी थी। यानी कि जो हमारे स्थानीय बॉडी हैं वे अत्यधिक किस पर निर्भर है फंड के मामले में? केंद्र और राज्यों पर। अधिकांश 80% उनको केंद्र से प्राप्त होता है, 15% राज्यों से। कारपोरेट शासन की बात करते हैं। वैश्विक उपस्थिति, फोर्ब्स ग्लोब 2025 70 यानी कि 70 कंपनियां शामिल हैं। जो फोर्ब्स ग्लोब की सूची आती है वैश्विक 2000 कंपनियों की, उसमें कितनी कंपनियां शामिल है भारत की? 2000 कंपनियों में केवल 70 शामिल है। ये संख्या कम है, जबकि हम भारत की क्या है? विश्व के सबसे बड़े आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि हमारी कितनी कंपनी है फोर्ब्स सूची में? मात्र 70। ये एक कमी है। समितियां क्या है? कारपोरेट शासन पर अब तक जो समिति गठित की गई है, कोटक समिति, बिरला समिति, नारायण मूर्ति समिति, आप इनका उदाहरण दे सकते हैं। कारपोरेट सामाजिक दायित्व, यह जो CSR की संकल्पना थी इसको कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया था भारत में पहली बार। यानी कि जो हमारे कारपोरेट घराने होते हैं वे अपने 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों पर खर्च करते हैं। नैतिक आधार, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यानी कि कारपोरेट जो प्रशासन है उसमें ट्रस्टी सिद्धांत का पालन करना चाहिए ताकि जन कल्याण भी हो सके और विकास भी हो सके। ई गवर्नेंस पर अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2018 में, एक 2020 में। इस बार आने की पूरी संभावना है। तो ई गवर्नेंस यानी कि स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल, मॉडल यानी कि सरल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए यानी कि उसका उत्तरदायी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यानी पारदर्शी होना चाहिए। ये ई गवर्नेंस यानी कि स्मार्ट शासन होना चाहिए। ग्लोबल रैंकिंग, UN ई गवर्नेंस रैंकिंग में भारत का स्थान 105वां है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दूसरी बात, सबसे अधिक आबादी है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। PP के आधार पर तीसरी अर्थव्यवस्था है ही है, लेकिन GDP के आधार पर चौथी अर्थव्यवस्था और ई गवर्नेंस के मामले में हम कहाँ पर हैं? 105। ये एक आप जब निगेटिव दर्शा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो CSC है उनकी संख्या भारत में कितनी है? 5 लाख से अधिक है। डिजिटल डिवाइड, केवल 28% ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट तक पहुंच है। ये एक समस्या है। एक तो डिजिटल डिवाइड शहरी और ग्रामीण आबादी में, दूसरा पुरुष और महिला में भी डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल सर्विस कौन कौन सी है? उमंग, डिजी लॉकर,
AEPS, यानी कि बहुत सारी जो डिजिटल सेवा चल रही है आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, पेटीएम है, ये सारी डिजिटल सेवा में तो आती हैं। सर्वोत्तम प्रथा यानी कि कुछ केस स्टडी है उनको देख सकते हैं आप, वहां पर आंसर लिखते समय उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना में मी सेवा, इसने 550 सेवाएं किसी की ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश ने ई सेवा, कर्नाटक का भूमि रिकॉर्ड, केरला का प्रथम ई शासन राज्य, यानी कि केरल भारत में ई गवर्नेंस में प्रथम राज्य है। एस्टोनिया आप जानते हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया 3 देश है जो यूरोप में है और बाल्टिक कंट्री है। एस्टोनिया डिजिटल पहचान, इसने आईडी जारी कर रखी है अपने नागरिकों को। जैसे हमारे यहाँ पर आईडी क्या है, आधार, इसी तरह से इन्होंने क्या दे रखा है, डिजिटल आईडी। हम भी प्रयास कर रहे हैं। सिंगापुर में सिंग पास दे रखा है। ये कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी थी, ये अपने प्रश्न में आप लिख सकते हैं। अगर हम डिजिटल आईडी देंगे तो इससे क्या होगा, फेसलेस, मतलब हम चेहरे को पहचान सकेंगे। आतंकवादी या घुसपैठ या जो भी समस्या है अवैध प्रवासी, उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक सारांश उसका ये दिया गया है। भारत में जितनी भी अदालत है 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। 46% जो सांसद है वह आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इंटरनेट शटडाउन विश्व में सर्वाधिक है 84। 40% राष्ट्रीय संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है। इससे क्या बढ़ रहा है, कोविड के बाद असमानता बहुत बढ़ी, यानी कि भारत के जो शीर्ष 1% आबादी है उसके पास भारत की कुल 40% संपत्ति हथियाए हुए है। तो इसका मतलब है हमारे देश में असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही है। 0.6% स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व है, यानी कि 1% निकाय भी नहीं है जिनके पास अपना वो है स्रोत हो आय के, और किस पर निर्भर है जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। तो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी देखी, अब हम शासन देखेंगे। शासन में क्या क्या 2025 के महत्वपूर्ण आंकड़े। डिजिटल भारत संपर्क और वित्तीय समावेशन भी बढ़ाता है, क्योंकि क्या है डिजिटल भारत, जैसे आप क्या है ऑनलाइन सेवाएं बुक कर लेते हो, होटल है, OTR है जो आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, ऑनलाइन आप चैटिंग कर लेते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विदेशों में भी बात कर लेते हो। ये क्या सारी चीजें ये डिजिटल को दर्शा रही है। 886 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है 2024 के अनुसार भारत में। कितने, 886 मिलियन, यानी कि 90 करोड़ इंटरनेट के सक्रिय यूजरकर्ता भारत में, जो विश्व में सर्वाधिक है। 1.21 अरब बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान है। जेमट्रिनिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की आबादी कितनी, 142 करोड़। 142 करोड़ में से 121 करोड़ के पास बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान पत्र है, जैसा किसके पास था, एस्टोनिया के पास। एस्टोनिया के जो निवासी है। 54 करोड़ जनधन खाते हैं भारत में, और उनमें 54 करोड़ जो खाते हैं बैंक जनधन, उनमें अभी तक 2.39 लाख करोड़ रुपए जमा है। तो हमें वित्तीय समावेशन भी हो रहा है। 23 लाख करोड़ UPI लेन देन, यानी कि 23 लाख करोड़ रुपयों का अब तक UPI के माध्यम से लेन देन हो चुका है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, शासन में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पे रोक होगी, और इससे जो चोरी होती है, पैसों की छीना झपटी होती है, उसमें भी कमी आएगी। आपको ये उदाहरण भी देने हैं कि UAE या अन्य देशों ने भी भारत का UPI को अपनाया है। ये आप अपने क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारी डिजिटल पावर है भारत की, आप कह सकते हैं सॉफ्ट पावर बोल सकते हैं। डिजिटल अवसंरचना क्या है भारत में, कनेक्टिविटी 2.18 लाख ग्राम पंचायतें सेवा के लिए भारत नेट से जुड़ गई हैं। 42 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है, 42 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में और पूरे भारत में इंटरनेट की सुविधाएं तेज गति से बढ़ सके। जो आधार कार्ड है 138 करोड़ का 2023 तक आधार कार्ड बन चुका है, जबकि कितनी जनसंख्या हमारी 138 करोड़ का बन चुका है, जबकि हमारी आबादी कितनी है 142 करोड़। 2393 करोड़ के KYC लेन देन अप्रैल 2025 तक हो चुके हैं।
जो हमारी वयस्क आबादी है उनके पास आधार सभी के पास है, 100 के 100% लोगों के। कुछ बच्चे रह रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी कितनी टोटल 142 करोड़, जबकि आधार कार्ड कितने बन चुके हैं 138 करोड़। तो ये हमारी डिजिटल पहचान, डिजिटल मजबूती और सभी तरह से डिजिटल सशक्तिकरण है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से क्या आता है? ई गवर्नेंस से दक्षता आती है, पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता बढ़ती है। यानी कि जो हमारे नोलन कमेटी के कंपोनेंट हैं वो ई गवर्नेंस से सभी आते हैं। आप इसको इथिक्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। डीबीटी 2.48 यानी कि 3.5 लाख करोड़ की बचत हुई, किससे? डीबीटी के माध्यम से। जीएसटीएन 13 मिलियन पंजीकृत व्यवसाय हैं, यानी कि जो हमारे जीएसटी नंबर जिनको मिला है उनके कितने हैं? 13 मिलियन। जैम जो सरकारी पोर्टल है उस पर 5 मिलियन से अधिक विक्रेता हैं और उस जैम पोर्टल पर 5.5 लाख करोड़ रुपए का अभी तक लेन देन हो चुका है। ई नाम यानी कि कृषि जो बाजार है उस पर 1300 मंडियां पंजीकृत हैं और इन पर अब तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। तो ये आप चाहे वो एग्रीकल्चर का पर्सन हो, चाहे वो इथिक्स का पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पेपर हो या 5 पेपर या 6 पेपर, वो सभी आप डिजिटल आंकड़े यही से उदाहरण से दे सकते हैं। लोक सेवाएं, क्षमता चुनौतियां क्या है उनकी? 1600 अधिकारियों की कमी है, यानी कि भारत का जो कैडर है उसमें 7,000 कैडर है आईएएस अधिकारी का, जिसमें कितनी कमी है अभी तक? 1600। ये एक गंभीर चुनौती है। प्रदर्शन, डी सुब्बा राव के अनुसार 25% अधिकारी भ्रष्ट है या अयोग्य है या अकुशल है। ये आपको आंकड़े लिखने हैं। 50% अधिकारी आत्मसंतुष्ट है, यानी कि ये लिख सकते हैं। संरचना, संघ के साथ केवल 7% अधिकारी तैनात होते हैं। तो ये हमारे लोक सेवक, जब आप इथिक्स में पेपर लिखेंगे या पेपर 5 का जो सिलेबस आप जानते हैं उसमें कल्चर है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है और पर्यटन है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। सेकंड पेपर में तो है ही है लोक सेवक, और इथिक्स में भी है। आपको सिलेबस पूरी तरह से याद होना चाहिए सभी पेपरों का। आधार तकनीकी बाधाएं और बहिष्कार, वित्तीय प्रभाव, 2.22 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा बचत किए गए आधार तकनीकी के द्वारा। चुनौतियां क्या क्या है? एक तो प्रमाणीकरण की विफलता, क्योंकि आधार किससे जुड़ा है? फिंगरप्रिंटिंग से, है ना, आइरिस से। कभी कभी 8.5% आइरिस और उंगली से कितने 6% विफल हो जाते हैं मामले। बहिष्कार दर 0.6% है। प्रभावी समूह 30% जो बेघर है उनके पास आधार की समस्या है, उनके पास है ही नहीं है। 27% ट्रांसजेंडर, ये भी एक मुख्य समस्या है। अमान्य मोबाइल नंबर, 7.5 लाख से अधिक इस तरह के अमान्य मोबाइल नंबर है जो आधार से अभी तक लिंक नहीं हो पाए। तो हमें बताना है कि वित्तीय समावेशन के लिए हमें बहुत कुछ करना है, डिजिटलीकरण के लिए भी करना है, और ये 142 करोड़ आबादी को कंट्रोल करना, उनको डोर टू डोर उनके पास सुविधाएं पहुंचाना, ये किससे संभव है? फिजिकली संभव नहीं है, ये डिजिटलीकरण से ही संभव है। आपको हर पॉइंट में डिजिटल का एक ऑप्शन बना के चलना है ताकि आप एक प्रशासक की तरह अपना क्वेश्चन लिख सकें। सरकार जवाबदेहिता के लिए और शिकायत निवारण के लिए क्या कर रही है? ग्रीवेंस रेडिजाइसल जो प्रोग्राम है इसमें 70 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान 2022 से 24 के मध्य हुआ। रिश्वतखोरी की दर कितनी है? 40% है। करप्शन यानी कि 40% लोग सार्वजनिक सेवा के लिए व्यक्तिगत संपर्क का उपयोग करते हैं, ये आपको दिखाना है। मनरेगा का ऑडिट, केवल 6 राज्यों ने 40% लक्ष्य हासिल किए हैं। आप जानते हैं मनरेगा का नाम नया चेंज होगा, मनरेगा पे भी इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। आरटीआई पर अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, इस बार आरटीआई पर क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, तो ध्यान रखना। आरटीआई का मुख्य क्या है? ये पारदर्शिता है, और नोलन कमेटी के जो 8 कंपोनेंट है उसमें पारदर्शिता एक है, तो आपको पता होना चाहिए। 5,000 आवेदन प्रतिदिन होते हैं आरटीआई में, 4 लाख से अधिक मामले इसमें लंबित है, ये चुनौती है।
पेंडिंग कितने 4 लाख से अधिक। गृह मंत्रालय में अस्वीकृत दर सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा, यानी कि कोई जैसे हम गृह मंत्रालय से आरटीआई के थ्रू कुछ सूचना मांगते हैं तो सबसे ज़्यादा मना कौन करता है? गृह मंत्रालय। 29 में से 7 सूचना आयोग क्या है? इनएक्टिव है। लिंग अनुपात केवल 9% महिलाएं सूचना आयुक्त है। तो यहाँ पर देखो, अगर महिलाओं से संबंधित हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो जब हमारे पास महिला सूचना आयुक्त की संख्या कम होगी तो पूरी तरह से वे ऐसी सूचना को नहीं दे पाते। तो यहाँ पर भी लैंगिक क्या है? विभेद है। आपराधिक न्याय और जेल विचाराधीन कैदी, ये देखते हैं। जेलों में भीड़ भाड़, हमारी जेलों की जो क्षमता है वो 4.25 लाख है। अधिभार, हमारी जेलों में 130% से अधिभार है, यानी कि जितने हमारी जेलों में कैदी होना चाहिए उसमें से अधिक है। ठीक है। कुछ कैदी विचाराधीन है, 75% जितने भी हमारी जेलों में कैदी है वे विचाराधीन है। तो इससे क्या होता है? क्योंकि ये क्यों होता है? जब न्यायपालिका में मामले लंबित होंगे, न्यायपालिका पे बोझ होगा, बिना वजह के मामले जाएंगे तो विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ती जाएगी। कमजोर वर्ग के सब, ये जो 75% कैदी विचाराधीन है उनमें सबसे ज्यादा कौन है? 55% विचाराधीन कैदी SC ST और मुस्लिम समुदाय के। तो ये आप नकारात्मक रूप से दिखा सकते हैं। 18,000 बच्चे अपने माता पिता के साथ जेल में रहते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर अपराध किसी और ने किया तो साथ उसमें बच्चों को भी सजा मिल रही है। तो यहाँ पर ये भी देखने की जरूरत है। पुलिस बल, ये देखते हैं, क्योंकि कानून का शासन स्थापित करने के लिए पुलिस बल होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ मानवाधिकार और चुनौती जैसे समस्याएं भी जुड़ी हैं। पुलिस बल संसाधन और मानवाधिकार। स्टाफिंग, यानी कि 24% वैकेंसी भारत में क्या है? खाली पड़ी है। केवल जितनी पुलिस है 12% उसमें महिलाएं। ध्यान से देखें, 142 करोड़ आबादी में की 12% ही महिलाएं हैं, यानी कि जितनी हमारी पुलिस फोर्स है उसका आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये हमने मैप डायग्राम बनाया, एक पाई चार्ट बनाया और ये दिखा दिया। ये यहाँ पर 88% पुलिस कर्मी और 12% महिला, ऐसे आप दिखा सकते हैं। हथियारों की कमी, राजस्थान में 75% हथियारों की कमी, यानी कि संसाधनों की कमी। उनके पास जूते, अच्छी ड्रेस, बचाव के लिए उपकरण, ये इस तरह के पुराने पड़ चुके हथियार, ये समस्या है। मानवाधिकार की, हिरासत में कैदियों, पिछले 20 वर्षों में हिरासत में जो कैदियों की मौत हुई है उनकी संख्या लगभग 2000 है। सजा, केवल अब तक 26 पुलिस वालों को ही सजा हुई है। अगर कोई पुलिस वाला अपराध कर देता है कि उनमें सजा का दर बहुत कम है, केवल 26 पुलिस वालों को ही सजा हुई। 30% पुलिसकर्मी 3rd डिग्री को सही मानते हैं, कि यानी कि कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे पुलिस बल की एक चुनौती है। आधुनिक क्या करना चाहिए? डिजिटलीकरण करना चाहिए, उनको संवेदनशील बनाना चाहिए, इथिक्स पढ़ाना चाहिए उनको, नोलन कमेटी की जो आर्ट वे है वो उनको पता होना चाहिए, नैतिक बनाना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए, खासकर संवेदनशील वर्गों के लिए। सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा। सामाजिक सेवा वे कुल व्यय का 26% है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जितना व्यय किया गया उसमें सामाजिक सेवा व्यय कितना था? 26%। आयुष्मान भारत, 42 करोड़ से अधिक लोगों को आभा आईडी जारी की जा सकी है। आभा आईडी एक तरह से स्वास्थ्य कार्ड है, जैसे आधार कार्ड होता है। जेब से खर्च जीडीपी का कितना है? 3.8%। साक्षरता दर, एनएसओ ने बताया कि साक्षरता 77% हो गई, यानी कि अभी भी 23% लोग कैसे निरक्षर है, अनपढ़ है। मध्यमान भोजन योजना, इसके तहत 11 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है, यानी कि बच्चों का पोषण और उसके साथ साथ उनको स्कूलों में लाना, ये एक मध्यमान भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य था। बुनियादी सुविधाएं क्या क्या है और जीवन स्तर, जल जीवन मिशन के तहत 15.5 करोड़ परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है, यानी कि 80% भारतीयों को अब नल से जल प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1.2
1.92 लाख गांव को ODF घोषित किया गया है। विद्युतीकृत 100% गांव विद्युतीकरण हो चुका है, यानी कि बाकी जितने भी गांव हैं वे सभी के सभी वहां पर विद्युत पहुंच चुकी है। स्मार्ट सिटी से जुड़े हैं। इस परियोजना से 7,400 यानी कि पूरी तरह से 7500 स्मार्ट सिटी जुड़ चुके हैं। और जमीनी हकीकत क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसको देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों जरूरी? एक तो ये वित्तीय समावेशन के लिए, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। आप इसके बारे में बहुत सारे लिख सकते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं, 2018, 2022, 2023, 2024, 25 में भी आएगा, चाहे वो यूपी में पूछे चाहे पेपर सेकंड में पूछे। 10 करोड़ महिला परिवार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। महिला सदस्यों की आय में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद 3 गुना वृद्धि हुई है। इनको जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है वो जीडीपी का मात्र 2% ही दिया जाता है। जोखिम क्या है इसमें? एनपी कितना है? 16%। ये एक जोखिम है। साथ ही साथ इनको प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार, अज्ञानता इसी समस्या से भी सामना करना पड़ता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप ये आंकड़ा रख सकते हैं। नागरिक समाज और खेल पारितंत्र, 3.3 मिलियन गैर सरकारी संगठन है। केवल 3.3 मिलियन का 2% ही पंजीकृत है। FCRA के द्वारा बताया गया कि 16,301 वैध लाइसेंस धारक हैं। लक्ष्य, अच्छा ये खेल पारितंत्र है। हमें 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी करनी है। पेरिस ओलंपिक में 117 एथलेटिक ने भाग लिया। खेलो इंडिया में 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि हम एक सशक्त नागरिक समाज बनाना चाह रहे हैं। सशक्त नागरिक समाज के साथ साथ स्वस्थ नागरिक समाज बनाना चाह रहे हैं। तो गैर सरकारी संगठन तक यानी कि एनजीओ पे अब तक 3 क्वेश्चन आए 2020, 21, 22। इस बार डेफिनेटली एनजीओ पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2023 के बाद अब तक नहीं आया। ये कुछ निष्कर्ष है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय समाज। छोटा सा सिलेबस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। इसी तरह से सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? एक तो शासन, दूसरा सामाजिक न्याय। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सामाजिक न्याय से अगर देखा जाए ना, पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आए उतने ही क्वेश्चन पिछले वर्षों में सामाजिक न्याय से है, बस थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब पॉलिटी के साथ क्योंकि शासन भी जुड़ा है तो सामाजिक न्याय से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। भारत में जनजातियाँ देखते हैं उनकी क्या स्थिति है। जो जनजातियाँ 8.6 करोड़ लोग जनजाति हैं। इनमें जो लिंगा अनुपात है वो 990 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। 10 की वृद्धि दर ये कुछ नहीं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्थ का जो सैंपल होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे संख्या 5, इसके तहत शिशु मृत्यु दर 41.6 है, बोनापन 40.9 है, कम वजन 39.5 है। तो ये चुनौतियां हैं, आप इनको चुनौती के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप एक विरोधाभास इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि जिसे स्वास्थ्य पर आ गया कि भारत जहाँ विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन शिशु मृत्यु दर के मामले में 41% यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है। कुछ और भी दे सकते हैं, यानी कि विरोधाभास आप अपना आंसर लिख सकते हैं। शिक्षा ड्रॉप आउट दर कितनी है? 50%। यह प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक है। आगे चलते हैं। जनजातीय कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा सरकारी पहल क्या है? अनुच्छेद 342 और 224 में अधिसूचना और प्रशासन का प्रावधान है। पेशा एक्ट 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा को शक्ति दी गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में भी जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयास किए गए हैं।
इनके लिए कुछ प्रमुख योजनाएं चल रही है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, पीएम जनमन योजना, पीवीटीजी विकास मिशन, ट्राइफेड और वन धन। ये क्या काम करता है? जनजातियों की जो उपज है उसका विपणन करता है। सीड योजना और विमुक्त जनजातियों के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो एसटी समुदाय के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू की है। सबसे हॉट टॉपिक है, अभी तक महिला सशक्तिकरण में 1 से लेकर 6 पेपरों में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। पेपर फर्स्ट में भी आते हैं, पेपर सेकंड में भी आते हैं, पेपर थर्ड में भी आते हैं। जैसे कृषि का नारीकरण ये आता है, जल आपदा का महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखते हैं सकारात्मक क्या है और चुनौतियाँ क्या है। संस्थागत प्रसव 89 संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, यानी कि अब अधिकांश बच्चे सरकार मतलब हॉस्पिटलों में ही उनका जन्म होता है। मातृ मृत्यु जो अनुपात है 1 लाख जनसंख्या पर, वो कितनी है? 97। मासिक धर्म स्वच्छता 77% महिलाएं मासिक धर्म स्वच्छता अपना रही है, लेकिन अभी भी कम है। ये 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव भी दिखा सकते हैं, इसे पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं। अपराध दर 4% की वृद्धि हुई। एनसीआरबी का जो 2022 का डाटा है उसमें बताया गया महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध है उसमें 4% की वृद्धि है। घरेलू हिंसा में 31% मामले घरेलू हिंसा से संबंधित होते महिलाओं के। एनीमिया, भारत की 57% महिलाएं एनीमिक है, यानी कि उनमें आयरन की गोली की कमी है। आप देखते हो आशा गांव में आती हैं तो आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट देती है, लेकिन उसको महिलाएं नहीं लेती सही तरह से। तो भारत की 57% महिलाएं एनीमिक है, तो आप ये दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, महिला और विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य एक तो उसकी सुरक्षा है महिला की, साथ ही साथ उसका सशक्तिकरण है। तो सुरक्षा के लिए 1 स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, नारी अदालत बनाई गई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है। उनके सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री यानी कि मातृत्व वंदना योजना है, उज्ज्वला योजना है जिसके तहत उनको एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी है? 37% है, जो कम है, क्योंकि 37% महिलाओं की तो पुरुषों की कितनी है, यानी कि पुरुषों की अधिक है, तो अभी भी अंतर है। 83 जितने भी कृषि श्रमिक हैं उनमें से 63% महिलाएं कृषि श्रमिक है, यानी कि जब भी तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में कि एग्रीकल्चर का नारीकरण। राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में मात्र 14% महिलाएं हैं। जब कानून बनाने वाली संस्थाओं में भागीदारी कम होगी तो उन वर्गों के लिए उस संवेदनशीलता से कानून नहीं बनेगा। तो ये आप निगेटिव पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं। भारत में जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि सामाजिक न्याय में एक टॉपिक का नाम है कमजोर वर्ग या संवेदनशील वर्ग। तो संवेदनशील वर्ग में महिला, बच्चे, एससी, एसटी और दिव्यांगजन वर्ग ये सभी आते हैं। जीवन कुपोषण कितने बच्चे हैं? भारत में 35% बच्चे कुपोषण है। इसके लिए कुपोषण के समाधान के लिए एक योजना चल रही है, मध्यमान योजना, जिसको अब पीएम पोषण कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष उनके टीकाकरण के लिए बच्चों के लिए। सुरक्षा यानी कि जीवन उनको सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट है 2012 का, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को रोका गया है। उनके लिए मिशन वात्सल्य भी एक योजना शुरू की गई है। विकास आर्टिकल 21A के तहत उनमें शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी गई बच्चों को, ताकि बच्चा अपनी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सके। 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या भारत में कितनी है? 39% आबादी भारत में 0 से 18 वर्ष की आबादी है। अपराध वृद्धि दर एनसीआरबी 2022 के अनुसार 8.7% वृद्धि हुई बच्चों के अपराधी के मामले में, यानी कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं। वरिष्ठ नागरिक ये भी एक संवेदनशील वर्ग है। क्या है इसको देखते हैं। 2050 तक भारत में जो वृद्ध जन है उनकी आबादी 340 मिलियन हो जाएगी, जो एक बड़ी संख्या है। यानी कि उस समय तक हमारी आबादी
अधिकार काफी बड़ा हिस्सा वृद्धजन हो जाएगा। जो भी वरिष्ठ या व्यक्ति हैं उनमें से 8% कैसे दिव्यांगता से ग्रसित है। एक तो वे बुजुर्ग है, बुजुर्ग के साथ साथ वे दिव्यांग भी है। ऐसे कितने व्यक्ति? 8%। देखभाल का तंत्र क्या है? वित्तीय सुरक्षा के लिए सरकार ने वित्तीय सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, पीएम वय वंदना योजना चलाई गई है। उनकी सहायता के लिए जो यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना चलाई गई है, जिसके तहत उनको उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कान में सुनने की मशीन दी जाती है, चश्मे दिए जाते हैं, अगर कोई और उपकरण चाहिए वो। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत उन्हें कानूनी अधिकार है, यानी कि जिस तरह से बच्चों को एक अधिकार होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसी तरह से बुजुर्गों को भी कुछ अधिकार है। संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 21 के तहत बुढ़ापे में सहायता की बात की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हाशिए पर पड़े समुदाय जैसे दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर, उनके लिए क्या है? दिव्यांगजन पर अब तक 2 क्वेश्चन आए हैं जो 2019 और 22 में आया। दिव्यांगजन कुल जनसंख्या का 2.2% है। इनके लिए RPWD एक्ट 2016 बनाया गया है। 4% सरकारी नौकरी में आरक्षण है, यानी कि दिव्यांगजन जितनी भी भारत में सरकारी नौकरियां हैं उनमें 4% किसके लिए? किसी भी नौकरी में दिव्यांगजनों के लिए। सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है इनके लिए, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके जिससे दिव्यांगजनों को आने जाने में, कनेक्टिविटी में कोई बाधा ना हो। ट्रांसजेंडर नालसा निर्णय 2014 में इनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। इनके लिए फिर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 पारित किया गया। इनके लिए स्माइल योजना बनाई गई, जिसमें क्या प्रावधान है? एक तो इनका आजीविका प्रदान करना इनको, और इनका पुनर्वास करना, यानी कि समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ना। इनके विकास के लिए पीएम कौशल यानी कि पीएम दक्ष योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकार और क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? आर्टिकल 19 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इनके लिए पीओई एक्ट 1979 है, जिसमें अत्याचार निवारण की बात की गई। मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट 2013 लाया गया है। अनुच्छेद 17 और 46 है, जो किनकी बात करता है? अनुसूचित जातियों की बात करता है। आर्थिक उत्थान के लिए क्या गया है? इनके लिए पीएम अजय योजना जारी की गई। स्टैंड अप योजना है, ताकि कोई अपना कोई कौशल विकास करना चाहे, कोई अपना उद्यम चलाना चाहे, उसके लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.46% कौन है? अनुसूचित जाति है। और इनमें अपराध वृद्धि कितनी है? एनसीबीआर के अनुसार इनके प्रति जो अपराध होते हैं उनमें 1.2% की वृद्धि हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी के लिए क्या किया जा रहा है और उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं। 2015 में भारत की 24.85% आबादी गरीबी में जी रही थी। 2021 में यह संख्या घटकर कितनी रह गई? 14.96%, यानी कि 25% से घटकर कितनी रह गई? 15%। बहुआयामी जो गरीबी है उनमें गिरावट आई है, और कितनी गिरावट आई है? 13.5 करोड़ लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी की सिफारिश के लिए कुछ समिति गठित की गई थी। अलग समिति 1989 में, लक्कड़वाला 1993 में, तेंदुलकर 2009 में और रंगराजन 2012 में। आप इनको बता सकते हैं। गरीबी निवारण के लिए एनएफएसए खाद्य सुरक्षा मिशन है, साथ ही साथ मनरेगा योजना है जो जिसका नाम भी बदल दिया गया। भुखमरी और कुपोषण से अब तक अगर सोशल जस्टिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, या पूरे के पूरे सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वे 2 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक संघवाद है और दूसरा टॉपिक गरीबी और भुखमरी है, जिससे अब तक सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है। 5 बार अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्या है? पोषण 2.0, इसमें जीवन चक्र दृष्टिकोण अप्रोच दिया गया है। एनीमिया मुक्त भारत, इसके लिए 6x6 रणनीति अपनाई गई है। संविधान का
आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर बढ़ाने की बात करता है। ईट राइट अभियान फोर्टिफाइड चावल की बात करता है। रियलिटी चेक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत का स्थान कितना है? 105वां। तो आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो कहेंगे एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या विश्व की सबसे बड़ी तीसरी क्रय शक्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था है, लेकिन हंगर के मामले में 127 देशों में 105वां स्थान है, जो एक चिंताजनक है। चाइल्ड वेस्टिंग 18% बच्चे की समस्या से एनीमिक 57% महिलाएं हमारी कैसी एनीमिक है, यानी कि उसमें आयरन की कमी है। स्वास्थ्य ढांचा इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य ढांचे पर काफी काम किया गया है। तो देखते हैं, जेब से खर्च में कटौती है। ये पहले जहाँ जेब से खर्च में स्वास्थ्य पर 62 यानी कि 63% पैसा हम खर्च करते थे, अब वो घटकर कितना रह गया? 40 रुपये, यानी कि 63 रुपये पहले जहाँ हम अपनी जेब से खर्च करते थे, अब वो अपनी जेब से 40% हमें 40 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोग इसमें कवर किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ आबादी हमारी इसके तहत अभी तक कवर की गई है, जबकि आबादी कितनी हमारी? 142 करोड़। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का कवर करती है स्वास्थ्य प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार में। इसमें व्यक्ति नहीं, परिवार के सदस्य। हाँ, बीमा कवरेज जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, अभी तक भारत के 41% लोगों का ही बीमा कवर है, चाहे वो सरकारी है या निजी क्षेत्र के। स्वास्थ्य में अभी तक हम जीडीपी का 1.9% ही खर्च करते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य कितना है? 2.5। हमारी आबादी है 142 करोड़। अगर इस 142 करोड़ पे कोविड जैसा संकट आ गया तो स्थिति क्या है? हम जीडीपी का बहुत कम खर्च कर रहे हैं, जबकि हमको स्वास्थ्य पर ही सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य पर स्वस्थ रहेगा तभी तो पढ़ेगा, तभी वो काम करेगा। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर हो, वो बेकार ही है। तो स्वास्थ्य पर हम काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं, ये आप चुनौती के रूप में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आयुष्मान भारत योजना हैंग हो गया। हाँ, अब शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सामाजिक न्याय में दो तीन टॉपिक है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल है, और क्या है? गरीबी है, भुखमरी है। ये सारे के सारे टॉपिक किसमें? कौशल उसमें है। तो शिक्षा की स्थिति देखते हैं, क्या स्थिति है। आर्टिकल 21A के तहत जो आरटीए एक्ट है, उसमें नामांकन 95% बढ़ा है। तो इसकी समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया है। सेकेंडरी के लिए असल रिपोर्ट जो है, सेकेंडरी लेवल पर जो एक असल रिपोर्ट आई है शिक्षा से संबंधित, उसमें बताया गया कि कक्षा 3 के 25% बच्चे मूल पाठ नहीं पढ़ सकते। ये एक चिंताजनक स्थिति है। हायर एजुकेशन, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसमें नामांकन दर जीआर कितना है? 27.3%। उसके लिए कौन सी योजना है? पीएम श्री योजना। डिजिटल डिवाइड कितना है? 90% के पास फोन है पर उपयोग क्षमता कम है, यानी कि भारत में डिजिटलीकरण तो बढ़ा है, लेकिन वो उसको सही तरह से चला नहीं सकता। कौशल विकास, क्योंकि हमारी आबादी, युवा आबादी के साथ साथ हमारी आबादी जनसंख्या अधिक है, तो उसका जब तक हम कौशल विकास नहीं करेंगे तब तक वो एक मानव संसाधन नहीं बन सकेगा, न ही तो घरेलू बाजार में, न ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में वो जुड़ पाएगा। तो कौशल विकास केवल 4% औपचारिक रूप से कुशल है, यानी कि हम जहाँ विश्व की इतनी बड़ी आबादी के मालिक हैं, वहाँ मात्र हमारी 4% जनसंख्या ही औपचारिक रूप से कुशल है, जबकि अमेरिका में स्थिति क्या है? 52% आबादी उसकी कुशल है, जबकि उसकी जनसंख्या कितनी? मात्र 35 करोड़। जापान की जनसंख्या मुश्किल से 12 करोड़ है, उसकी कुशलता दर कितनी है? 80% है, जो हमसे काफ़ी अधिक है।
नेशनल पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमें जीडीपी का 6% लक्ष्य निर्धारित किया गया है शिक्षा पर। मिशन, हमने कौशल विकास के लिए कौन कौन से मिशन चलाए हैं? स्किल इंडिया मिशन, संकल्प मिशन, प्रधानमंत्री, ये काफ़ी सारे मिशन चलाए गए हैं। रोजगार क्षमता, अगर हम 51%, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो रोजगार क्षमता है बढ़कर 51% हो गई जब से हमने कौशल विकास दिया है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, जो ऊपर पढ़ाया गया उसी का एक क्या है वो यानी कि संवैधानिक क्या क्या प्रावधान है इसमें आप देख सकते हैं। आर्टिकल 47 में हेल्थ है, आर्टिकल 41 में एल्डरी है यानी कि वृद्ध लोग है, आर्टिकल 21A और 24 तथा 45 में बच्चे हैं। वुमेन किस किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 39D और आर्टिकल 243D। SC ST कहाँ पर है? आर्टिकल 17, 40 और 330। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं आंसर लिखने में। अब हम पेपर जो सेकंड है उसका अंतिम एक टॉपिक बच जाता है क्या? IR से संबंधित फैक्ट देखते हैं जो आपका क्वेश्चन लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि पिछले अब तक जो पेपर हुए उनमें सबसे अधिक अगर IR पे प्रश्न आए हैं भारत के पड़ोसी देश में, वो भारत और नेपाल के संबंधों पे आए हैं। इस बार भी नेपाल या बांग्लादेश पे आने की संभावना है, जैनजी प्रोटेस्ट या अस्थिरता के रूप में। तो द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 8 यानी कि 8.5 बिलियन का व्यापार हुआ नेपाल के साथ हमारा। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि जितना नेपाल व्यापार करता है उसका 65% किससे करता है? भारत से। जल विद्युत 2023 में भारत ने अपने भू क्षेत्र से होकर नेपाल बांग्लादेश के बीच 40 मेगावाट तक पहले विद्युत व्यापार को मंजूरी दी। यानी कि अगर बांग्लादेश बिजली खरीदना चाहता है नेपाल से खरीद सकता है, उसका जो रूट होकर भारत से गुजरेगा, और जब गुजरेगा तो उससे भारत को भी कुछ टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। कनेक्टिविटी 3 प्रमुख ट्रांसमिशन कॉरिडोर हैं, एक तो भेरी, निजगढ़, रुलवा, गंडक, नेपालगंज। इससे क्या है, भारत ने नेपाल को इसके लिए $660 मिलियन का एक ऋण सहायता दी है। भूटान के लिए क्या किया जा रहा है? भारत का भूटान के साथ व्यापार है $1.5 बिलियन का। इसमें भूटान अपना 85% व्यापार केवल भारत से करता है। विकास सहायता, भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धन मुहैया कराता है। FDI, भूटान के कुल जितना भूटान में निवेश होता है उसका 50% भारत उसमें भूटान में ही निवेश करता है। यानी कि जितना FDI भूटान को प्राप्त होता है उसका आधा हिस्सा कौन करता है? भारत। म्यांमार, ऊर्जा सुरक्षा, SR, गेल, ONGC विदेश लिमिटेड ने ऊर्जा क्षेत्रों में म्यांमार का जो आपको पता है म्यांमार में तेल के कुछ भंडार है, तो वहां पर निवेश किया है भारत की कंपनी ने। कारोबार 2023-24 में $1.33 बिलियन का कारोबार हुआ हमारा म्यांमार के साथ। तो ऋण भी देते हैं हम नेपाल किसको? म्यांमार को। आगे देखते हैं दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया में भारत एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार है दक्षिणी एशिया $14 बिलियन का द्विपक्षीय दक्षिणी एशिया में भारत का जितना भी व्यापार होता है वह $14 बिलियन का होता है। इसमें भारत का व्यापार प्रभुत्व है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत दक्षिण एशिया में $11 बिलियन का निर्यात करता है। टोटल कितना है कारोबार दक्षिण एशिया में भारत के? $14 बिलियन। इस $14 बिलियन में भारत $11 बिलियन का केवल निर्यात करता है। सहयोग के लिए क्या किया गया है? एक SAFTA, एक यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता किया गया था, लेकिन वो अभी तक सही तरह से कार्य नहीं कर रहा। ऋण व्यवस्था 8 वर्षों में लगभग $8 बिलियन भारत ने ऋण दिए हैं दक्षिण एशिया के देशों को। तो भारत की एक ये सॉफ्ट कूटनीति है और प्रथम पड़ोस नीति के तहत भी आप इसको दर्शा सकते हैं। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में $5.5 बिलियन का श्रीलंका से व्यापार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय है
कोविड के बाद $400 बिलियन की मुद्रा अदला बदली दोनों देशों में की गई। कुछ संकट की सहायता भी करता है भारत, जैसे वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है या कोई भी चीज़। भारत ने $4 बिलियन से अधिक का ऋण दिया है और निवेश 2023 में $2.25 का भारत ने निवेश किया, किसमें? बांग्लादेश में। सुरक्षा चुनौतियां और अस्थिर सीमाएं क्या क्या है? पाकिस्तान से हमारा अब तो व्यापार घट ही गया, उसकी तो बात ही नहीं करनी। अफगानिस्तान के साथ देख लेते हैं। 2023-24 में निर्यात कितना किया है भारत ने? $355 मिलियन का। प्रतिबद्धता, भारत ने अफगानिस्तान में विकास प्रयासों के लिए $3 बिलियन की प्रतिबद्धता निभाई। अफगानिस्तान में भारत क्या कर रहा है? वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ की संसद का निर्माण किया है, वहाँ के छात्रों को भारत में आके पढ़ने की अनुमति देता है, वहाँ की जो फोर्स है उसको भारत में आके प्रशिक्षण देता है, वहाँ पर सड़कें बना रहा है। जेराम और दिलाराम एक सड़क है, साथ ही साथ वहाँ पर विद्युतीकरण कर रहा है। अमेरिका के साथ यहाँ से क्वेश्चन इस बार आएगा, क्या वो यहाँ पर ट्रेड डील से आए? ट्रेड डील से आएगा, टैरिफ और ट्रेड डील से। तो वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की क्या स्थिति है? निवेश, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $7.5 बिलियन का निवेश किया है, ये दिखाना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। 2024 में $129 बिलियन का व्यापार हुआ। मिशन 500 यानी कि 2030 तक $500 बिलियन का इस व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है भारत का और अमेरिका का। अभी तक रक्षा रणनीतिक समझौते क्या हुए? अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करते हैं। GSMO 2002 में हुआ, लिमो 2016 में हुआ, कोंकासा 2018 में हुआ, बेका 2020 में हुआ। लेकिन वर्तमान में जो टैरिफ की दर है, पहले तो 3% टैरिफ था, फिर उसको बढ़ा कर 50% कर दिया गया, 25 फिर 50 और फिर घटा के 18%। और वर्तमान में जो ट्रेड डील है वो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव के क्या बिंदु हैं। तो एक तो डंकी रूट के तहत जो हमारे मतलब भारतीय जाते हैं अमेरिका में, उनको किस तरह से भेजा गया। दूसरा, वहाँ पर नस्लीय भेदभाव, उन पर टिप्पणी, वहाँ पर वीज़ा कानून को सख्त करना, जैसे वहाँ पर जो छात्र है उनके लिए विश्वविद्यालयों में। तीसरा, भारत को बार बार धमकाना कि यानी कि भारत की विदेश नीति में अवांछनीय हस्तक्षेप कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हथियार नहीं खरीदेंगे, अनावश्यक दबाव बनाना, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। चीन के साथ हमारा व्यापारिक असंतुलन है, क्या है? हम वहाँ से आयात कम करते हैं, हम वहाँ पर निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं। आयात की मद क्या क्या है? विद्युत मशीनरी है, दूरसंचार है, उर्वरक है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। हमारा चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो $85 बिलियन का है। निर्यात क्या करते हैं? चीन को लोएस्ट है परिष्कृत पेट्रोल करते हैं, क्योंकि हम रूस से पेट्रोल मंगाते हैं और उसको शोधन करके विश्व के देशों को सप्लाई करते हैं। 2024 में $127 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें से $85 बिलियन का उसके साथ हमारा व्यापार घटा है। आर्थिक उपस्थिति क्या है? भारत में 174 पंजीकृत चीनी कंपनियां हैं, जबकि चीन में 54 भारतीय कंपनियां हैं। एक ही असंतुलन है। तो इन सभी डाटा को आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रयोग करेंगे। रूस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अमेरिका, रूस से, चाइना से भी आएगा, क्योंकि चाइना में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो वहां पर भी आएगा। रूस से ऊर्जा और रक्षा भागीदारी, ऊर्जा सुरक्षा। मई 2025 में भारत का रूसी कच्चे तेल का 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन आ रहा था। व्यापार 2023-24 में $66 बिलियन का व्यापार हुआ दोनों के बीच, जिसमें मुख्यतः क्या है? तेल है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम जो व्यापारिक वस्तु है भारत और रूस के बीच, वहाँ से हम ज़्यादातर तेल ही खरीद रहे हैं, हथियार भी कम खरीद रहे हैं। रक्षा, एक बदलता प्रदेश, ऐतिहासिक संबंध है रूस के हमारे साथ, क्योंकि मैत्री हमने इससे संधि की थी। ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, 47% हो गया घट के, जबकि एक समय इसका 65% भारत अपने हथियार कहाँ से लेता था? रूस से। अब घटकर कितने हुए? 47%। निवेश,
तो ये बता देंगे कि भारत में निवेश, रूसी निवेश 20 बिलियन डॉलर का है, भारत का निवेश रूस में 16 बिलियन डॉलर का, आप इसे बता सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में आंसर लिखते समय आएंगे। खाड़ी सहयोग परिषद ऊर्जा और प्रवासी के संबंध में दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो इनके साथ 2022 में खाड़ी सहयोग जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके साथ भारत का सेपा हुआ समझौता 2022 हुआ, जिसमें क्या है, भारत का संयुक्त अरब अमीरात से 84 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है खाड़ी में, कौन? संयुक्त अरब अमीरात भारत का। वहां पर 3.5 मिलियन भारतीय निवास करते हैं, ये एक बड़ी आबादी है। सऊदी अरब से 43 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार होता है। ऊर्जा कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत है, कौन? सऊदी हमारा। कतर एलएनजी आपूर्ति 40% एलएनजी हम कतर से मंगाते हैं और यहाँ पर 161 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ हमारा जीसीसी से। ऊर्जा निर्भरता, भारत का 60% तेल और गैस कहाँ से आता है? कतर से। तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया में कौन कौन है? ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन, तीनों ही हमारे महत्वपूर्ण देश है और सामरिक साझेदारी। ईरान से हमारी कनेक्टिविटी है क्योंकि चाबार बंदरगाह रणनीतिक कनेक्टिविटी थी जो वर्तमान में भारत से हट गया है। व्यापार यानी कि हम बहुत ही कम व्यापार करते, 2 बिलियन डॉलर का हम व्यापार हुआ 2023 में। निर्यात 14% हम निर्यात करते हैं ईरान को। इजराइल की क्या स्थिति? यह है मुख्यतः प्रौद्योगिकी के मामले में भारत का अच्छे साझेदार है। 10 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ और जिसमें 50% व्यापार केवल हीरे का हुआ इजराइल के साथ। भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। फिलिस्तीन, भारत ने इसको सहायता दी और 121 मिलियन डॉलर दान दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर क्षमता निर्माण के लिए दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय संघ और यूके से इस बार क्वेश्चन आएगा क्योंकि हमारी ट्रेड डील हुई है जो सबसे बड़ी डील है, मदर ऑफ डील्स भी कहा जाता है इसको। तो यूनाइटेड किंगडम एफटीए पे वार्ता चल रही है ग्रेट ब्रिटेन के साथ। 2024 में 57 बिलियन डॉलर का हमारा द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इसको बढ़ाकर 2030 तक 120 बिलियन डॉलर ले जाना है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको आंसर लिखते समय मदद करेंगे। जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूरोपीय संघ में। दोनों देशों के बीच 33 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ 2024 में। निवेश 1800 जर्मन कंपनियां भारत में वर्तमान में कार्यरत हैं। फ्रांस हमारा एक सामरिक मित्र है। दोनों देशों के बीच 18 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। मुख्यतः भारत रक्षा और अंतरिक्ष में गहरा सहयोग करता है। स्पेन रक्षा विनिर्माण में इम्पोर्टेंट है। एयरबस ने जो C295 समझौता हुआ जिसके तहत गुजरात में ये विमान बन रहे हैं। 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में काम कर रही है। तो ये आप बता सकते हैं। अगर यूरोप पे क्वेश्चन आएगा तो यूरोप कोई एक देश थोड़ा है, उसमें तो अलग अलग देश है। तो यही मुख्य देश है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। बाकी तो छोटे छोटे देश हैं। उत्तरी अमेरिका में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, अमेरिका है, इनको के बारे में देखते हैं। कनाडा पेंशन फंडों का भारत में कुल निवेश कितना है? कनाडा पेंशन फंडों का भारत में कुल निवेश यानी कि भारत में जो निवेश है वो 75 बिलियन डॉलर का है। द्विपक्षीय व्यापार 2023 में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ वो है 12 बिलियन डॉलर का हुआ है। यानी कि हम वहां से 3.8 का निर्यात करते हैं और 5.56 का आयात करते हैं। ये उसमें कुछ वस्तुएं आयात और निर्यात में। वैश्विक संगठन अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, WTO पर एक क्वेश्चन आया है, जबकि WHO पर अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं। G20 पर अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सॉफ्ट पावर ये देख लेते हैं क्योंकि भारत की अपनी एक सॉफ्ट पावर है, वह विश्व में शांति स्थापना जो अभियान होते हैं उनमें हिस्सा लेता है। विश्व में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है भारत का। 35 मिलियन लोग प्रवासी भारतीय, इनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं
5.4 मिलियन, फिर यूए में रहते हैं 3.6 मिलियन, और फिर मलेशिया में रहते हैं 2.9 मिलियन। अच्छा, हाँ, धन प्रेषण यानी कि भारत को अब तो $130 बिलियन से का अधिक क्या रेमिटेंस प्राप्त हुआ, और यह भारत की कुल जीडीपी का 3.5% है, और रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत प्रथम स्थान पर है। यूएन की जो शांति मिशन है, अभी तक भारत ने 2.5 लाख से अधिक शांति सैनिकों को यूएन में भेजा गया है। 2007 में लाइबेरिया में पहली अखिल महिला दल भेजी थी भारत ने शांति मिशन में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसी का ही सब कुछ है। जैसे एक नज़र में हम देख सकते हैं कि क्या, जैसे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का, यूएसए है, $129 बिलियन का उससे व्यापार होता है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है $85 बिलियन का। दक्षिणी एशिया में शीर्ष साझेदार कौन है, बांग्लादेश है। धन संप्रेषण यानी कि रेमिटेंस में भारत सबसे नंबर 1 है विश्व में, $130 बिलियन प्राप्त होते हैं, क्योंकि बढ़ गया आंकड़ा। हथियार आपूर्तिकर्ता, अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रूस ही है, 47% है। और ऊर्जा निर्भरता, सबसे ज़्यादा ऊर्जा निर्भरता हमारी खाड़ी देशों पे बनी है। खाड़ी सहयोग परिषद, यहाँ से हम इससे 60% तेल और गैस प्राप्त करते हैं। ये कुछ और आंकड़े हैं जो विविध करके हैं, इसमें विविध करके आंकड़े हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये डाटा है जो आपको क्वेश्चन लिखने में मदद करेंगे। ये क्योंकि मुख्य आंकड़े तो आपको बता ही दिए, बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं अपना आंसर लिखते समय। तो ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है, और आप यह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारी जो फैक्ट शीट की क्लास है वो पेपर 1, 2, पेपर 5 और 6 की हो चुकी है। अब कल जो क्लास होगी वो पेपर 3 की और एक 4 की होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का बजट और इकोनॉमी सर्वे की 2 क्लासें होंगी। एक क्लास होगी नीतियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नीतियों से हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और एक क्लास योजनाओं की। उसके बाद समय रहा तो लगभग 200 टॉपिक से अधिक तैयार के रखे हैं, जो इस बार संभावना है आने की, वो सभी क्लास होगी। और ये सभी 200 टॉपिक की जो क्लास है वो सभी पेपर के अनुसार होगी, यानी कि 1-1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें 25 से 30 टॉपिक हर घंटे में आपको फास्ट गति से रिवीजन कराया जाएगा। उन सभी की पीडीएफ है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो